सालार डिजिटल उर्दू सर्विस पर बेंगलुरु से आप तमाम का खैर मकदम है। इस हफ्ते की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले, रियासत कर्नाटक में कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से रियासती हुकूमत ने अब मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। आज कोविड कंट्रोल मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि अब से हर एक के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। कोरोना में इजाफे की वजह से 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जल्द ही तीसरा बूस्टर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में मंकी पॉक्स पर काबू पाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। कर्नाटक में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। इस इन्फेक्शन के हवाले से सख्त एहतियाती तदाबीर बशमूल सरहदी अजला के इख्तियार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मलेरिया पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम किए गए हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में मलेरिया में इजाफा हो जाता है। महाराष्ट्र में IT अफसरों की जानिब से एक बड़ा छापा मारा गया। 56 करोड़ नकद, 32 किलो सोना, 16 करोड़ मालियत के हीरे और 390 करोड़ के गैर कानूनी असासों को इनकम टैक्स के हुक्काम ने जब्त किया है। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने बताया कि टैक्स चोरों ने महाराष्ट्र के जालना में टैक्स चोरी के सिलसिले में बास कारोबारी ग्रुपों से मुंसलक कई मकामात पर छापे मारे हैं, जिसके दौरान तकरीबन 390 करोड़ रुपए मालियत के बेनामी या गैर महसूब असासे जब्त किए गए हैं। रियासत कर्नाटक में मौजूदा सियासी पेशरफ्त और भारतीय जनता पार्टी का हवाला देते हुए कांग्रेस ने सिलसिलावार ट्वीट में हुकूमत पर तंज किया और कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह के गुज़िश्ता हफ्ते बेंगलुरु के दौरे के बाद रियासत अपने तीसरे वजीर आला की तलाश में है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा लगता है कि बम्बई हुकूमत जो अपनी पहली सालगिरह जन उत्सव तक नहीं मना सकी, अपने खात्मे के दर पर है और बम्बई कुर्सी छोड़ने के काउंटडाउन मरहले में है। कांग्रेस ने वजीर आला से सवाल किया कि क्या यह आपकी इंतज़ामी नाकामी है या BS येडियुरप्पा का गुस्सा। दरअसल ये तबसरे बीजेपी के साबिक MLA सुरेश गौड़ा के इस दावे के एक दिन बाद आए हैं कि पार्टी के आला क़ियादत चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को तब्दील करने पर गौर कर रही है और यौम आज़ादी से पहले वज़ीर आला को तब्दील किया जा सकता है। एक और ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि कठपुतली CM बोम्मई अपने ओहदे से हटाए जाने के रास्ते पर हैं। PSI की भर्ती, मंशियात की फ़रोख्त, जाली करेंसी और बिटकॉइन जैसे मुख्तलिफ घोटालों के लिए बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि बम्बई हुकूमत इन घोटालों की हिमायत करती है। रियासत में सैलाब से मुतासिर लोगों को जंगी पैमाने पर राहत पहुंचाने के बजाय कर्नाटक में बीजेपी अपना तीसरा वजीर आला चुनने में मसरूफ है। कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए वजीर सेहत के सुधाकर ने कहा कि कांग्रेस वजीर आला की तब्दीली का ख्वाब देख रही है, जबकि बीजेपी हुकूमत मिस्टर बोम्मई की मौसर क़ियादत में महफूज और मुस्तहकम है। दूध फरोख्त करने के बहाने धारवाड़ के दही इलाकों में असली नोटों के मानिंद नजर आने वाले जाली नोट चलाने के इल्जाम में बीजेपी लीडर सागर काशप्पा समेत 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरोज़ पीर पुलिस ज़राए ने जानकारी देते हुए कहा कि धारवाड़ जिले के कंदकुल पुलिस थाने की हदूद में बावसूख ज़राए से इत्तला पाकर पुलिस ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी और 3 अफराद को गिरफ्तार किया। नाजरीन, मुलाहजा करें आज की तफसीली रिपोर्ट हुकूमत गिराने वालों की। जब हुकूमत गिर जाए तो क्या होता है। नीतीश कुमार वजीर आला के ओहदे का हल्फ लेने के फ़ौरन बाद ही बीजेपी पर धावा बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल था कि अपोजिशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब हम भी अपोजिशन में हैं। जो 2014 में बरसरे इख्तिदार आए थे वो 2024 में नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने अपोजिशन से 2024 के लिए मुत्तहिद होने की अपील की है। ताहम वज़ीर आज़म के ओहदे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। नीतीश कुमार ने 8वीं बार रियासत के चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लिया। बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर RJD लीडर तेजस्वी यादव ने हल्फ लिया। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड JDU की मखलूत हुकूमत तहलील हो गई और नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद उन्होंने RJD, कांग्रेस और दाएं बाजू की जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया।
मोहम्मद आकिल हुसैन लिखते हैं कि बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा बन गए हैं, जिन्होंने दबाव में रहकर कभी भी सियासत नहीं की। जब भी उन्हें दबाव महसूस होता है वो अपने इत्तेहादी का साथ छोड़ देते हैं। साल 2017 में जेडीयू ने बदनवानी के मुद्दे पर अजीम इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर नई एनडीए हुकूमत बनाई। साल 2005 से अब तक नीतीश कुमार सियासत का मरकज बने हुए हैं। यूं तो बिहार में साल 2005 से जिस तरह से तरक्याती काम हुए हैं, इससे न सिर्फ बिहार के लोग नीतीश कुमार के तरक्याती कामों से खुश हैं, बल्कि मुल्क के अवाम के साथ ही सियासतदान भी नीतीश कुमार की छवि और तरक्याती कामों से काफ़ी मुतमईन हैं। अब तो ऐसे लगने लगा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार नए अजीम इत्तेहाद में गए हैं, उसके बाद से हर किसी की निगाहें नीतीश कुमार की मरकजी सियासत पर मरकूज हो गई हैं। कहीं साल 2024 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर तो नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का यह फैसला मरकज की सियासत के लिए दूरअंदेशी पर मबनी साबित हो सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी तक कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। ये इत्तला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज शोबे मवासिलात मिस्टर जयराम रमेश ने फराहम की। उन्होंने कहा कि 80 साल कबल महात्मा गांधी की क़ियादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो तहरीक शुरू की थी, जिसने 5 साल बाद हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाई। जिस वक्त महात्मा गांधी भारत छोड़ो तहरीक चला रहे थे, RSS ने इस तहरीक से खुद को अलहदा कर लिया था। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, जबकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत समेत बहुतों को जेल जाना पड़ा था। कांग्रेस की पैदल यात्रा 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों से होकर गुजरेगी। 3500 किलोमीटर का फासला तय करते हुए ये यात्रा तकरीबन 150 दिनों में इख्तिताम पजीर होगी। इस यात्रा में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के लीडरान और कारकुनान शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए मोदी हुकूमत की नाकामियों से अवाम को आगाह कराएगी। जयराम रमेश ने अपने जारी करदा एक बयान में कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस उन तमाम से इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील करती है जो तासुब की सियासत और माश को तबाह करने वाली माशियात, बढ़ती हुई बेरोजगारी को तब्दील करने का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसराइल और फ़लस्तीनी अस्करे पसंदों के दरमियान जंग बंदी नाफिज हो गई है। जंग बंदी मिस्र की सालिसी से हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बंदी की दोनों फरीकों ने तस्दीक की, जो कि इतवार को रात 11:30 बजे नाफिज हुई। इधर मुत्तहिदा अरब इमारात की शहजादी हिंद बिनते फैसल अल कासमी इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी सरजमीन पर बमबारी और बच्चों समेत शहरियों की हलाकत के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठा रही हैं। हालिया ट्वीट में उन्होंने मुख्तलिफ जंगों में मुसलमानों की हलाकतों का मुआवजा होलोकॉस्ट से किया, ये दावा करते हुए कि पिछले 25 साल में 12.5 मिलियन मुसलमान जंगों में मारे गए हैं। शहजादी हिंद बिनते फैसल कासमी ने लिखा कि आप कभी किसी मुसलमान को किताबें लिखते हुए और फिल्में बनाते हुए नहीं सुना होगा। एक और ट्वीट में उन्होंने गजा पट्टी में बच्चों के कत्ल को जवाब फराहम करने के लिए मीडिया को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने लिखा कि आपके जेर कंट्रोल मीडिया के बारे में कौन जानता है कि आप मरे हुए बच्चों के लिए एक बार भी हमदर्दी का इजहार करें, बल्कि इल्ज़ाम लगाएं कि उनके दहशतगर्द सरपरस्तों ने जानबूझकर उन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। गजा पट्टी में फ़लस्तीनियों की हलाकतों का मुआवजा करते हुए उन्होंने लिखा है कि जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के साथ जो कुछ किया उस पर हम सब ने आंसू बहाए हैं। इसके बावजूद यह मज़ाक़ा ख़ैज़ है कि वही यहूदी उसी चीज़ पर नहीं रोते जो वो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। शहजादी हिंद बिनते फैसल ने अमेरिका को इस बयान पर तनकीद का निशाना बनाया कि उसने ये हलाकतें सेल्फ डिफेंस करार दी हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि इसराइल गजा को इस्लामी जिहाद के बदले तबाह कर रहा है, लिहाजा ये बमबारी और शहरियों और बच्चों को हलाक करने को बिल्कुल काबिल फहम और जायज़ समझता है। केरला के मल्लापुरम में रामायण महीना के उन्वान के तहत रियासती सतह के रामायण क्विज में 2 मुस्लिम नौजवानों ने जीत हासिल की। मोहम्मद जाबिर और मोहम्मद बासित दोनों इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज वेलेंचरी के तालिब इल्म हैं। दोनों ने रामायण के ताल्लुक से अपनी मालूमात के ज़रिए तमाम की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करा ली।
बासित और जाबिर पिछले महीने मुनाकिद किए गए क्विज के 5 फातिहीन में से हैं। उनका कहना है कि हमारा कोर्स हमसे दूसरे मज़ाहिब के बारे में गहराई से मुताला करने का मुतालबा करता है। हालांकि हम सरसरी मालूमात रखते थे, लेकिन कोर्स में शामिल होने के बाद रामायण के बारे में हमारे इल्म में इजाफा हुआ। बासित अपनी पसंदीदा श्लोक अयोध्या कुंदा से बताते हैं कि जिसमें भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के गुस्से पर तसल्ली देते हुए कहते हैं कि हुकूमत और ताकत कितनी बेवकत है। एमपी अभिराम नीतू कृष्णन और नवनीत गोपन मुकाबले के दूसरे फातेह थे। वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन और अदाकार राजू श्रीवास्तव की तबीयत नासाज हो गई, जिसके बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव को जिम में ट्रेडमिल पर वर्जिश करते वक्त सीने में दर्द हुआ और वो गिर पड़े। डॉक्टर के हालिया बयान के मुताबिक कॉमेडियन राजू की तबीयत संभल नहीं रही है, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है और अदाकार की जान खतरे में है और उनका इलाज जारी है। बताते चलें कि 1980 की दहाई से एंटरटेनमेंट से वाबस्ता राजू कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले शो से मकबूल हो गए। तेजाब, बाजीगर, मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों में उन्होंने अदाकारी की है। हिंदुस्तान के इश्तिहारी कवायद के मुताबिक तमाम हिंदुस्तानी ब्रांड्स अपने अखराजात का ऐलान करने के पाबंद नहीं हैं, क्योंकि वह समाजी कवानीन के तहत नहीं आते हैं। लेकिन चौंका देने वाली खबर यह है कि रूहानी पेशवा जगदेश वासुदेव, जो सदगुरु के नाम से मशहूर हैं और हिंदुस्तानी योगा गुरु हैं, उनकी गैर मुनाफा बख्श तंजीम एशिया आउटरीच ने 27 अप्रैल से 25 जुलाई के दरमियान सोशल मीडिया पर इश्तिहारात योमिया 1.35 लाख रुपये खर्च किए और इस तरह सालाना कुल 1.20 करोड़ रुपये खर्च किए। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सदगुरु समाजी और सियासी वजूहात के जुमरे में मेटा प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुश्तहिर हैं। सोशल मीडिया के एक सारिफ ने सवाल करते हुए कहा कि ईडी की नज़र सदगुरु के इश्तिहारात के अखराजात पर क्यों नहीं जाती। सियासी जमातों में बीजेपी गुजरात भी मेटा पर सरफहरिस्त हिंदुस्तानी मुश्तहिरीन के फहरिस्त में नजर आई। फैरोजाबाद हेडक्वार्टर में तैनात यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल मनोज कुमार ने रोते हुए अपनी तकलीफ बयान की है कि हुकूमत हमें 12-12 घंटे काम करवाती है और बदले में इतना खाना देती है। वीडियो में पुलिस कांस्टेबल की दर्द भरी दास्तां मुलाहजा करें। लोगों ने कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है, भाइयों देख लो इस आरक्षी पर, समझो उस अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाने को, तुझे करके जनता की कितना चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आ गया, साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं कि सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला, दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है, सिपाही मर जाते चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की भी जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला लो साहब, लोग नहीं बुला, मैं नहीं आऊंगा था, यहाँ से नहीं आऊंगा था, लेकिन बचेगा मैं रोड में पीछे बैठ जाऊंगा जाके साहब, जाऊंगा नहीं यहाँ से।
सुप्रीम कोर्ट ने चाशम में एक रोज बीजेपी के मुअत्तल तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैगम्बर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा तबसरे करने पर दर्ज तमाम एफआईआर दिल्ली पुलिस को मुंतकिल करने की हिदायत जारी की और नूपुर शर्मा को इन एफआईआर को मनसूख करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू करने की आज़ादी दी। साथ ही अदालत की निगरानी में SIT जाँच के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JP पारदीवाला की बेंच ने शर्मा के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज तमाम एफआईआर को यकजा करने का हुक्म दिया, जिसकी दिल्ली पुलिस जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि शर्मा को गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ तमाम ज़ेरे इल्तवा और मुस्तक़बिल की एफआईआर में जारी रखेगा। बेंच ने यह भी नोट किया कि दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक यूनिट के ऑपरेशन के जरिए एक एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि एक खुसूसी एजेंसी है और उसे जांचने का मशवरा दिया गया है। गजा पट्टी में इसराइल के हालिया फ़ज़ाई हमले में 15 बच्चों समेत 44 फ़लस्तीनी हलाक होने के बाद जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन 3 दिनों तक चलने वाली इस जंग ने कई सवालात को भी जन्म दिया है। आखिर फ़लस्तीन पर इसराइल की जारहियत को आलमी बरादरी की जानिब से कब तक नज़रअंदाज किया जाता रहेगा, जबकि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मामूर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे का कहना है कि महसूर गजा पट्टी इसराइल के फ़ज़ाई हमले न सिर्फ गैर कानूनी हैं बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी हैं। अब सवाल यह है कि मगरबी ममालिक का जो रद्द-ए-अमल यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ रहा, वैसा ही रद्द-ए-अमल इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं होता है। यूक्रेन की तो फौजी मदद की जाती है बल्कि मुतासिरा इलाकों का दौरा भी किया जाता है और रूस पर फौरन माशी पाबंदी भी आयद कर दी जाती है, जबकि इसराइली जाहिरियत की मजम्मत और रोकथाम की अपील के बजाय मगरबी ममालिक ये कहते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर टॉम नाइट्स ने ट्वीट किया कि अमरीका को पक्का यकीन है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। हम मुख्तलिफ जमातों के साथ बातचीत कर रहे हैं और तमाम फरीकों से पुरसुकून रहने की अपील भी कर रहे हैं। बरतानी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार लिज़ ट्रस ने कहा कि इस जंग में दोनों तरफ से जानी नुकसान हुआ है, जबकि गजा में कम से कम 44 फ़लस्तीनी हलाक और 260 जख्मी हुए हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से किसी संगीन जानी नुकसान की इत्तला नहीं मौसूल हुई है। मगरबी ममालिक का ऐसा दोहरा मियार क्यों, आखिर क्या माना रखता है। मई 2021 में गजा में जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने इंक्वायरी की एक आज़ाद कमेटी तश्कील दी थी। इस कमीशन ने कहा था कि फ़लस्तीन में इसराइली कब्ज़े को न सिर्फ ख़त्म करना होगा बल्कि फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी हकूक़ से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मज़ीद कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कमीशन ने यह भी कहा था कि इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो 1967 में लिए गए इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर व्लादिमीर ने बताया कि हालिया 1 साल के दौरान शुमाली इराक़ में दाइश की जानिब से ड्रोन्स के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है और ये तंजीम शाम, इराक़, अफ़गानिस्तान, सोमालिया और चाड में सरगर्म है। सलामती कौंसिल में उन्होंने ब्रीफिंग की कि इलाकाई कंट्रोल और लीडरों की हलाकतों के बावजूद दाइश ताहाल दुनिया के लिए ख़तरा बनी हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त शाम, इराक़ में दाइश के 10,000 के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनकी आमदनी का तनासब 25 से 50 मिलियन डॉलर के लगभग है। मज़ीद खबरों के लिए सालार पढ़ें, सालार सुनें, सालार देखें और सालार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान अशरफुल्लाह मोहम्मदी को इजाज़त दें।